हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर जो कि शैक्षिक निर्देशन और शिक्षा है पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें आज जो हमारा शिक्षा का टॉपिक है वो है संप्रेषण। आज इसका टॉपिक है संप्रेषण और संप्रेषण को हिंदी में इंग्लिश में हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन क्या है, इसके लिए आपको समझना होगा कि एक हमारा अध्यापक है। अध्यापक के सामने ठीक हमारे पास छात्र होता है। छात्र के ठीक दोनों के बीच में स्कूल है और यहाँ पर नीचे की ओर पाठ्य वस्तु है। अब आप यहाँ से चीज़ों को समझिए। अब ये क्या चीज़ें हो गई, ये 4 पॉइंट हो गए। एक अध्यापक हो गया, एक स्कूल हो गया, एक हमारा छात्र हो गया और एक हमारा पाठ्य वस्तु हो गई। अब इनके बीच में अगर अध्यापक स्कूल, स्कूल छात्र, छात्र पाठ्य वस्तु अध्यापक, इनके बीच में आपस में जो समायोजन होना चाहिए, ये समायोजन नहीं होता है तो क्या होगा? तो जो संप्रेषण के आयाम हैं, जो सूचना का प्रसारण है, वो हमारा संप्रेषण कहलाता है। तो संप्रेषण के तौर पर हम सूचना का आदान प्रदान, सूचना का आदान प्रदान। अब आप इस चीज से संप्रेषण को समझें। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, दल निर्माण क्या है? दल निर्माण को हम टीम बिल्डिंग के तौर पर जानते हैं। टीम बिल्डिंग। अब अगर हम दल निर्माण कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, तो क्यों बनाते हैं? तो टीम बिल्डिंग एक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, जिसमें नेता अपने अनुयायियों को संगठित करने के लिए, सामाजिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न रूपों या ग्रुपों में बांट देता है। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहेंगे, जहां पर हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो आपका नेतृत्व है। देखिए, नेतृत्व, लीडरशिप इसका मुख्य पार्ट है। नेतृत्व में एक हमारा नेता है और नेता के नीचे उसके अनुयायी हैं। अब ये जो नेता और अनुयायी हैं, अगर इनके बीच में संगठन नहीं होगा, इनके बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे से बंधे हों, तो ऐसे में अभाव हो जाएगा नेतृत्व का। नेतृत्व वहां पर सफल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अब इन सब चीजों को क्या चीज बांट के रखती है? तो नेता का अपने अनुयायियों के साथ और अनुयायियों का अपने नेता के साथ जो सूचना प्रसार होगा, जो सूचना प्रसार होगा, जो सूचना ली जाएगी, वही संप्रेषण है। वही संप्रेषण है। संप्रेषण का मतलब विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इस तरीके से विचारों के आदान प्रदान को हम संप्रेषण कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान को संप्रेषण कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है दल निर्माण क्या है। तो क्यों आखिर हम दल निर्माण की आवश्यकता महसूस करते हैं? क्यों हमें टीम बिल्डिंग करनी होती है? तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुत ग्रुपों में अगर हम अपनी बात को बांट के रखते हैं तो हमारी बात आसानी से पूरी हो जाती है? तो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण धारणा है। संप्रेषण के माध्यम से प्रबंध तंत्र, यहाँ पर आप नेता भी ले सकते हैं और चूंकि हम शिक्षा की बात करेंगे तो आप शिक्षक को भी ले सकते हैं। शिक्षक या प्रबंध तंत्र अपनी बातें अपने कर्मचारियों और सहभागियों तक पहुंचाता है। अब यहाँ पर ये बात समझिए कि कोई एक मैनेजमेंट है और वो अपनी बात अपने एम्प्लॉयज तक नहीं पहुंचाएगा, तो कैसे सहयोगी शीर्ष प्रबंधन की इच्छा, मानसिकता और उद्देश्य को पूरा करेगा? प्रबंध तंत्र क्या चाहता है?
इच्छा, मानसिकता, उद्देश्य कैसे समझ में आएगी? इससे समझते हुए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे जो अनुयायी होंगे, जो उसके एम्प्लॉयी होंगे, जिससे कि जो हमारे लक्ष्य हैं, यहाँ पर लक्ष्य आप लिख लें, लक्ष्य हैं, उन्हें प्राप्त करना संभव हो पाता है। अब इसके लिए विभिन्न कार्य हैं, किन-किन चीज़ों के लिए संप्रेषण किया जाता है? तो कार्यशैली में सुधार के लिए। अगर कोई व्यक्ति, देखिए 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, एक सही और एक हो गया गलत। एक शिक्षक के लिए कक्षा में व्यवहार, अगर सही व्यवहार है तो उसको पुरस्कृत किया जाना ज़रूरी है। कैसे बच्चा जानेगा कि आपको वो बात अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? तो आप बच्चे को क्या करेंगे? यस बेटा बहुत अच्छा किया, और अगर गलत किया, नहीं ये बात गलत है। ये बात अगर आप बच्चों को नहीं समझाएँगे तो बच्चा नहीं जान पाएगा। तो ये समझाएँगे कैसे? इसके लिए आपको संप्रेषण की आवश्यकता होगी। बच्चे को बताना पड़ेगा कि ये चीज़ आप नहीं पसंद कर रहे हैं और ये चीज़ आप पसंद कर रहे हैं। फिर है संगठन को मजबूत करने के लिए। अब नेता और अनुयायियों के बीच में अपनी बात को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि आप संगठन को मजबूत बनाए रखें। कार्यप्रणाली को और अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, ये बात अगर आप लोगों को नहीं समझा पाएँगे तो आपकी प्लानिंग रखी की रखी रह जाएगी। आपको चाहिए कि आपको अपने हर व्यक्ति को ये बात क्लियर करके रखनी है कि उन्हें कैसे काम करना है। समूह के सदस्यों को क्रियाशील बनाए रखने के लिए, अगर आप देखें तो जो हमारे मल्टी लेवल कार्यक्रम होते हैं, जो एमएलएम होते हैं, प्राइवेट कंपनियों में आपने देखा होगा डायरेक्ट सेलिंग का जो काम होता है, उसमें एमएलएम होता है। हमेशा लीडर अपने नीचे के स्पॉन्सर अपने लोगों से बात करता रहता है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें बड़े-बड़े ड्रीम्स देखने के लिए बोलता है, जिससे आप उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। तो ये सब की सब चीज़ें कैसे संभव हैं? कैसे आप जान पाएँगे दूसरे की बात को? इसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता होगी, और वही भाषा के द्वारा विचारों को जानना ही संप्रेषण कहलाता है। सदस्यों में आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आगे के देखते हैं। आगे क्या है? सदस्यों को अपना विश्लेषण करने के लिए, सदस्यों को खुद से विश्लेषण करने के लिए आपका संप्रेषण आवश्यक है। समूह की उत्पादकता, ग्रुप वर्क करे, ग्रुप की यूटिलिटी बढ़े, इसके लिए भी आपको संप्रेषण करना होगा। समन्वय और सहयोग विकसित करने के लिए, देखिए नेता एक होता है और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत सारे होते हैं, बहुत जनता उसके साथ जुड़ी होती है। तो जनता को अलग-अलग ग्रुपों में बाँटना नेता का काम है, और वो इन सबके साथ अलग-अलग तरीके से जुटा होता है, अलग-अलग तरीके से वो इनसे संपर्क रखता है और अलग-अलग ग्रुप को अलग-अलग भाग देता है। ये ए ग्रुप हुआ, ये बी ग्रुप हुआ, ये सी ग्रुप हुआ, ये डी ग्रुप हुआ। जैसे कि आप देखेंगे ये व्यापारी वर्ग हो जाएगा, ये सरकारी वर्ग हो जाएगा, ये मज़दूर वर्ग हो जाएगा, ये किसान वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से नेता समाज में लोगों को बाँट करके रखता है। ऐसे ही शिक्षक अपनी क्लास में अगर छात्रों को बाँट कर रखेगा, उनको अलग-अलग पहचान कर रखेगा, ये हमारे मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, ये संघर्षशील हैं, ये सक्षम हैं, ये कमज़ोर हैं, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लायक हैं, तो उसकी क्लास बहुत अच्छी चलने वाली है। तो इस तरीके से आगे देखते हैं। स्कूल शिक्षा में बात आती है, स्कूल शिक्षा में दल निर्माण के क्या उद्देश्य हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ टीम बिल्डिंग इन स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पर टीम बिल्डिंग के, दल निर्माण के क्या उद्देश्य हैं? तो सबसे पहला है छात्रों और समूह के सदस्यों के मध्य सहयोग की भावना विकसित करना। देखिए, छात्रों में जब आप हम की भावना लाएंगे, ना कि मैं, ना कि मैं, तो ही अध्यापक एक सही मायने में सही अध्यापक होगा जो समाज का निर्माण कर रहा है। अगले पॉइंट को देख लेते हैं। सदस्यों में संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए, संप्रेषण कौशल सदस्यों में विकसित करने के लिए आप इस चीज को लेके आते हैं। तो संप्रेषण कौशल के विकास के लिए यानी लोग बच्चों को अपनी बात कहना सिखाना है। बच्चे आपसे अपनी बात कह पाएं, आपको इस तरीके का क्लास का एटमॉस्फेयर रखना है। समस्या समाधान करने की योग्यता विकसित करना, बच्चों में खुद से समस्या का हल ढूंढने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसे कहते हैं, खुद से हल निकालने की
ताकत पैदा करनी है। बिना विश्वास के समूह का संचालन नहीं किया जा सकता, अतः समूह में विश्वास की भावना विकसित करनी होगी। एक दिन इसके पहले मैं बात कर चुका हूँ कि लीडर और नीचे जो फॉलोवर हैं, अगर फॉलोवर को अपने लीडर पर विश्वास नहीं है कि भी हमारा लीडर जो है, हमारा नेता हमें विकसित कर सकता है, हमें आगे ले जा सकता है, तब तक नेता अपने उद्देश्यों को साकार रूप में पूरा नहीं कर सकता। नैतिक स्तर का निर्माण करना, लोगों को ये बताना कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या अच्छी नहीं है, इसके लिए भी संप्रेषण कौशल की आवश्यकता है। अगले पॉइंट को देखते हैं। समूह के सदस्यों में चिंतन स्तर का निर्माण करना, उनको सोचने के लिए विकसित करना, सदस्यों में भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों का विकास करना। अगर ग्रुप है तो ग्रुप किस तरीके से नई नई चीजें लाएगा, नई खोज कैसे विकसित करेगा, इस बात के लिए प्रेरित करना। सदस्यों में प्रतिनिधित्व क्षमता का विकास करना, यानी नेतृत्व क्षमता, जो सदस्य नीचे स्तर पर हैं उनमें भी लीडरशिप की फीलिंग को विकसित करने का काम सदस्यों के द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। एक दूसरे को जानने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। अगर ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप में सब बैठेंगे तो एक दूसरे से परिचय होगा। विद्यालय की उत्पादकता और सृजनशीलता में वृद्धि करना, इसके लिए भी हमें संयोजन की और संगठन की आवश्यकता है। अब आगे देखते हैं। तो आगे संप्रेषण में सुधार के लिए दल निर्माण क्या करेंगे। तो संप्रेषण सुधार के लिए दल निर्माण, टीम बिल्डिंग टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। हाउ टू इम्प्रूव, कैसे आप एक व्यक्ति ए अपने विभिन्न ग्रुपों में कैसे एक सही संप्रेषण करे, कैसे सभी को अपनी बातें पूरी तरीके से बताए, ये बात देखने की जरूरत है। तो विद्यालय में स्वाभाविक और सक्षम संप्रेषण स्थापित करने का काम शिक्षा प्रबंध और प्रशासन का है। तो इस तरीके की ये जो चीजें हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पर आप इस चीज को समझें। विद्यालय में सामान्यतया दो प्रकार के संप्रेषण होते हैं। लंबवत संप्रेषण, जो एक दिशा में चलेंगे। देखिए, लंबवत का मतलब नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर आना या नीचे की ऊपर की ओर जाना, दोनों के दोनों लंबवत हैं। और इसी के साथ जो क्षैतिज होगा वो हॉरिजेंटल कहलाएगा। ये दूसरे तरीके का संप्रेषण है और ये पहले तरीके का है, इसे हम लंबवत संप्रेषण कहते हैं। और ये जो दूसरा संप्रेषण है, ये अगला पॉइंट है, इसे हम क्षैतिज संप्रेषण करते हैं। मैंने केवल यहाँ पर डिफरेंस के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं और अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जो आपका लंबवत है, लंबवत संप्रेषण, तो लंबवत संप्रेषण नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरफ जाएगा। जबकि जो क्षैतिजीय संप्रेषण होगा, क्षैतिज होगा, अब इस क्षैतिज को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल यानी ये हॉरिजन के साथ रहेगा, तो ये फ्लैट रहेगा। इसे हम फ्लैट रखेंगे। रेड पेन ले लेता हूं, इसे रेड पेन फ्लैट रखेंगे। और ये लंबवत जो संप्रेषण होगा, इसे हम वर्टिकल बोलते हैं। वर्टिकल, तो वर्टिकल हमेशा ऊपर से नीचे। अब जो प्रबंध तंत्र है, प्रबंधक जो है, वहां से प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य के साथ होते हुए शिक्षकों के पास, और शिक्षकों से लास्ट में छात्रों के पास जो सूचना आएगी, वो सूचना हमारी लंबवत के लिए है। और जो छात्रों से ऊपर प्रबंधक तक जाएगी, वो ऊर्ध्व है। तो इस तरीके से ये जो हमारा संप्रेषण है, वो दो तरीके का है, एक लंबवत और दूसरा क्षैतिज। तो हम अब पीछे चलते हैं। यहाँ पर अब फिर से देखते हैं। तो ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, जिसको हम पीछे बात कर चुके थे, नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। ये वाला जो ये आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर से मैं इसे हाईलाइट किए दे रहा हूँ, ये संप्रेषण जो होगा, जो नीचे से ऊपर जाएगा, ये ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। और अधोगामी ब्लू पेन से ये नीचे की ओर आएगा, इसे अधोगामी संप्रेषण कहेंगे। ठीक है, शायद बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसमें प्रशासक शिक्षक छात्र क्लियर हो गया। क्षैतिज संप्रेषण हम पीछे समझ चुके हैं कि क्षैतिज संप्रेषण क्या है। हॉरिजेंटल, जहां पर कि बराबर हम ऐसे संप्रेषण कर रहे हैं, जहां पर शिक्षक और शिक्षक आपस में संप्रेषण करते हैं, शिक्षक और शिक्षक। इस संप्रेषण में ही स्केलर चेन आपकी आती है, जो पीछे मैंने समझाया है
कि इस तरीके से 2 चीज़ें होती हैं, एक ही ए है, इसके डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं और यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं। अगर ए के नीचे 2 ब्रांचें चल रही हैं, तो यहाँ पर जो वर्टिकल है, बराबर में बैठे हुए जो लोग हैं, जो बराबर में बैठे लोग हैं, ये आपस में संप्रेषण कर सकते हैं और इसे हम गैंग प्लैंक कहते हैं। गैंग प्लैंक कहते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को जो ये मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे हम स्केलर चेन के रूप में जानते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ लें, इसे स्केलर चेन कहते हैं। तो इस तरीके से क्षैतिजीय संप्रेषण जो होता है, वो हमेशा हमारे लोगों के साथ होता है। अब आगे आता है कि संप्रेषण में क्या-क्या चीज़ें हैं, तो इसमें व्यवस्थित रूप से संप्रेषण स्थापित नहीं होता, अनेक बाधाएँ होती हैं, अतः इसके लिए आवश्यक है कि दल के प्रत्येक सदस्य के संप्रेषण कौशल को विकसित किया जाए, क्योंकि संप्रेषण कौशल यानी सूचना प्रसार जब तक की देखिए, संप्रेषण का मतलब है अपनी बात कहना, अपनी बात कहना और दूसरे की बात सुनना। देखिए, बोलना और सुनना जब तक ये काम नहीं होंगे, संप्रेषण नहीं होगा। अगर ए व्यक्ति कुछ कह रहा है तो बी को सुनना पड़ेगा। अगर बी ने सही से उसकी बात नहीं सुनी तो संप्रेषण नहीं होगा। तो इस तरीके से संप्रेषण के लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाए। अब बात करते हैं संप्रेषण में क्या-क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो संप्रेषण होने से क्या हो जाएगा, ये चीज़ समझनी है। तो बेहतर संचार प्रणाली होती है, उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है, साथियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, लोगों की मनोभावना सकारात्मक रहती है क्योंकि उनकी बात सुनी जाती है, नेतृत्व की गुण की पहचान होती है, जो अच्छा बोल लेता है, उसे भविष्य में हम अच्छा नेता बनाने की कोशिश करते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि होना यानी लोगों में अपने आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन पॉइंट है, ज़िम्मेदारी और अधिकारों को जानने के लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता है। अब संप्रेषण को आप समझ चुके होंगे, इसलिए अब हम इसकी परिभाषा पर चर्चा करेंगे। तो संप्रेषण है क्या? पहले से निर्धारित उद्देश्य और प्रयोजन को पाने के लिए जो भी संस्था कार्य के अंतर्गत किया जाता है, उसे हम संप्रेषण कहते हैं। यानी जो हमारा एम है, हम अपने एम को किस तरीके से पाएँगे, इसके लिए हमारी कोई प्लानिंग होगी ना, एक योजना बनाई गई होगी ना, और इस योजना को लोगों को बताना, ये संप्रेषण है। लोगों को बताना कि काम कैसे होना है, ये संप्रेषण होगा। तो संप्रेषण क्या है, इसको प्रोफेसर टी के अनुसार देखते हैं। संप्रेषण का मूल समान विषयों पर मस्तिष्कों में जो मिलावट है, जो एकाकृतिपन है, जो उनकी यूनियन है, उसको पूरा करना आपका संप्रेषण कहलाता है। आगे देखते हैं। संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सहमतियों और भावनाओं का विनिमय है। ये न्यूमन और समर के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा है। अब देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी संगठन की आत्मा और हृदय के रूप में संगठन की आत्मा और हृदय के रूप में संप्रेषण को किसने बताया? किसने कहा कि संप्रेषण किसी संगठन की हृदय या आत्मा है? ये बात विद्वान पार्टनर ने कही है, ये बात याद रखेंगे। इन्होंने कहा कि संप्रेषण किसी प्रबंध का हृदय है और जब किसी संगठन का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक कि उसके नेतृत्व की बात उसके निचले स्तर तक पहुंचती रहती है। यानी अगर लीडर की बात नीचे के स्तर तक पहुंच रही है और नीचे के स्तर के सुझाव शीर्ष व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, तो संगठन बहुत ही मजबूत हो जाता है। संगठन मजबूत हो जाता है और ऐसे संगठन में संप्रेषण बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है, इसको एक बनाए रखने के लिए। तो सरल शब्दों में संप्रेषण जो है वो प्रबंधन का मुख्य भाग है। अब संप्रेषण के घटक कौन-कौन से हैं? घटक का मतलब वो फैक्टर्स कौन-कौन से हैं? क्या-क्या चीज़ें संप्रेषण में पाई जाएँगी? तो संप्रेषण के उद्देश्य, पहले तो हमें एम पता होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। फिर संदेश, हमारा कोई ना कोई एक मैसेज होगा जो संप्रेषण में हमें देना है लोगों को। और उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि संप्रेषण के इसके बाद संप्रेषण में एक प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मैसेज दे रहे हैं और वो मैसेज कोई पढ़ने वाला नहीं है तो क्या मतलब है? संप्रेषण की चेन होती है। संप्रेषण एक आसान काम नहीं होता, एक यूनिट नहीं होती, संप्रेषण की एक चेन होगी।
संप्रेषण की श्रृंखला होती है, कई सूचनाएं होती हैं, संदेश का विषय होता है, कोई एक टॉपिक होता है जिस पर हम बात करना चाहते हैं, इसका कोई एक माध्यम होगा, कोई मीडियम होगा जिसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं इस समय आपसे संप्रेषण करना चाहता हूं, तो हमारा टॉपिक भी क्लियर है कि हमें बीएड थर्ड सेमेस्टर से डिस्कस करना है, हमारा ऑब्जेक्ट भी क्लियर है, आप लोग रिसीवर हो, मैं सेंडर हूँ, ये जो वीडियो का कंटेंट है ये उसका विषय वस्तु है, और ये जो यूट्यूब चैनल होगा ये इसका एक माध्यम होगा, और संदेश की भाषा हिंदी है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें एक मैसेज में होती हैं, जिसके कारण आपको सही से मैं जो कहना चाहता हूँ वो बात समझ में आ जाएगी। अगर यहाँ पर हम भाषा बदल दें, या यहाँ नेट ना हो, या ये बहुत विजिबल ना हो, या जैसा कि अभी यहाँ पर पिछले वीडियो में एक किसी कॉलर का ये मैसेज था कि सर वॉइस की क्लैरिटी कम है, तो उसके लिए थोड़ा-सा मैं एक्सक्यूज़ चाहूँगा, चूँकि मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा कि अगले उसमें वीडियो की जो वॉइस क्वालिटी है वो बेटर रहे। बताइएगा इस वीडियो में वॉइस क्वालिटी कैसी है। अगले पॉइंट को देखते हैं। अब संप्रेषण के स्तर की बात आती है। संप्रेषण के स्तर, कक्षा स्तर पर संप्रेषण। देखिए 4 स्तर हैं संप्रेषण के। संप्रेषण के कितने स्तर हैं? 4। पहला है कक्षा स्तर पर संप्रेषण। तो कक्षा स्तर पर संप्रेषण किसके-किसके बीच में होगा? शिक्षक और छात्रों के मध्य होगा, शिक्षा और कक्षा स्तर। अब विद्यालय स्तरीय, तो स्कूल में संप्रेषण किसके माध्यम में होगा? प्रधानाचार्य एक व्यक्ति हो जाएगा, और अध्यापकों के मध्य सामंजस्य, प्रबंधक और प्रधानाचार्य के मध्य जो संप्रेषण होगा वो प्रबंध स्तरीय संप्रेषण होगा। और प्रशासकीय स्तर संप्रेषण, यहाँ पर प्रधानाचार्य विद्यालय की ओर से और शिक्षा प्रशासन की ओर से अधिकारियों के मध्य जो सूचना आदान प्रदान होगी उसे हम प्रशासकीय स्तर का संप्रेषण कहते हैं। आगे, विद्यालय में संप्रेषण की क्या संरचना है? तो पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि विद्यालय शिक्षार्थियों के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने के लिए शिक्षक हमेशा तैयार रहता है। तो यहाँ पर टीचर, स्टूडेंट, स्कूल और कोर्स, जिसे हम विषय वस्तु कह रहे हैं, ये 4 हमारे फैक्टर्स के रूप में ज़रूर आपको समझ लेने हैं। यानी ये टीचर है, ये स्कूल है, ये स्टूडेंट है और ये कोर्स है, और इनके बीच का जो मेथड होगा वो होगा टीचिंग मेथड्स। तो इस चीज़ को हमेशा समझ लें। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। अध्यापक, पाठ्यवस्तु होना, और उसके बाद छात्र और शिक्षण सामग्री होना। तो ये 4 तत्व वो ध्रुव हैं, वो पॉइंट हैं जिनके मध्य शिक्षण विधियाँ एक संयोजक कड़ी का काम करती हैं। और सुबोपली, चारों पार्ट इसके एक्रोनिम्स हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसी क्रम में बच्चे को सिखाना है। सबसे पहले आप बच्चे को सुनाइए, उसको सुनना बताइए। उसके बाद उससे बोलना सिखाइए, बोलना सिखाने के बाद पढ़ना सिखाइए आप, और लास्ट में आपको लिखना सिखाना है। हम सबसे पहले लिखने पे शुरू हो जाते हैं, यही कारण है कि बच्चा डरता है और सही प्रयास नहीं कर पाता। बच्चे को आप शुरुआत में लिखाने की कोशिश मत करिए, आप उसे पहले सुनने दीजिए, बोलने दीजिए, और फिर पढ़ने के लिए बोलो। जब वो अक्षर पहचानने लगेगा तो आकार बनाने लगेगा। तो इस तरीके से ये 4 शिक्षा के नए आयाम हैं, और इन्हें संप्रेषण के आयामों के तौर पर जाना जाता है। अगले पॉइंट को देखते हैं। संप्रेषण की विधियां कौन-कौन सी हैं? तो बहुत सारी विधियां संप्रेषण के लिए आती हैं। इन विधियों में हर वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है जो विधियों में हो या प्रविधियों में हो। इसके लिए संप्रेषण का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है, और संप्रेषण के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रबंध तंत्र संप्रेषण की बात अपने कर्मचारियों तक पहुंचाता है और उन्हें उसे फॉलो करने को कहता है। इसके तहत निम्नलिखित प्रविधियां कौन-कौन सी हैं? तो देख लेते हैं। मौखिक एवं लिखित विधियां, अगर लेटर आता है तो वो लिखित हो जाएगा, अदरवाइज ऑर्डर आपके मौखिक हो जाएंगे। आंतरिक माध्यम प्रणाली, जैसे कि स्कूल, प्यून। विद्यालय में कंप्यूटर प्रणाली होती है जिससे डेटा आपको हर जगह मिल जाता है। बहुमाध्यम आयाम उपागम, मल्टीपर्पज सेंसनरी होता है। टीचिंग में ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। और इसके साथ ही हमारी अगली चीज़ें आती हैं जो संप्रेषण के लिए जानी जाती हैं। उनमें संप्रेषण की अब समस्याएं। अब संप्रेषण में क्या क्या समस्याएं आती हैं
तो उसको देख लेते हैं। तो संप्रेषण की समस्याओं को बहुत प्रभावी तरीके से अगर नहीं किया जाता है, अगर कोई बाधा आ रही है, हमने कोई बात कही, आपने बात नहीं सुनी या बात सुनने में मुश्किल आई, आप हमारी बात समझ नहीं पाए, उसे हम संप्रेषण की बाधा कहते हैं। तो संप्रेषण में कुछ समस्याएँ होती हैं जिसके कारण संप्रेषणकर्ता की भावना निचले स्तर के सदस्यों तक नहीं पहुँच पाती। इसे संप्रेषण में समस्या या संप्रेषण में बाधा के तौर पर जाना जाता है। संप्रेषण की बाधाओं में सैद्धांतिक बाधाएँ, सिद्धांत की कुछ बाधाएँ आती हैं, जैसे कि आप उस सोच में नहीं हैं। भाषा संबंधी, जैसे कि मैं हिंदी में बात करूँ और आपको हिंदी नहीं आती, आप इंग्लिश जानते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग जैसे होता है कि हिंदी में सर वीडियो है, हमें कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, या हम इंग्लिश मीडियम के हैं, हमें हिंदी नहीं समझ में आ रही है, वो संप्रेषण की भावना की बात है। धन का अभाव होता है, पैसे नहीं होते हैं, ज़रूरी साधन नहीं आप ला पाते हैं, ज़रूरी साधन नहीं ला पाते हैं। जैसे कि अगर मैं डिजिटल बोर्ड पे आपको कुछ बताना चाहूँ तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं डिजिटल बोर्ड ला सकूँ, तो इसलिए हम ज़रूरी साधन ना हो पाने के कारण ऐसा काम नहीं कर पाते जो हम चाह रहे होते हैं। तो जहाँ पर साधन कम हो जाते हैं, वहाँ पर धन के अभाव भी संप्रेषण की एक बात होती है। संगठन के आकार का बड़ा होना, संगठन के बहुत सारे सदस्य होना और उनके बीच में आपसी सामंजस्य ना होना, वैचारिक पृष्ठभूमि की कठिनाई, विचारों में अंतर आ जाता है, विचारों में अंतर होता है लोगों के, तो ये भी एक संप्रेषण की बड़ी भावना है। और उसके बाद की बात आती है रुचि का अभाव। संप्रेषण में रुचि का अभाव आ जाता है। संप्रेषण में रुचि का अभाव हो जाता है, इंटरेस्ट कम हो जाता है लोगों का, जिसके कारण आप संप्रेषण सही से नहीं कर पाते। प्रशिक्षण की कमी, ट्रेनिंग नहीं दी गई होती है, जिसके कारण हम टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाते। विद्युत आपूर्ति की समस्या, आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ़ेल हो जाती है जिसके कारण हम कंप्यूटर नहीं चला पाते, या कोई भी नीचे बात आती है, या इंटरनेट नहीं होता, या संप्रेषण माध्यमों का प्रयोग न किया जाना। कुछ लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं करते, टेक्नोलॉजी पर कम विश्वास करते हैं, वो ओल्ड जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसके कारण भी संप्रेषण में कभी-कभी बाधा उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है संप्रेषण से लेकर के आप उसके अर्थ और आवश्यकताओं और महत्व को समझ चुके होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।